नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पेनाज त्यागी और इस वक्त की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात सोनम और राज का पूरा मर्डर मिस्ट्री की करते हैं। क्या सोनम ने राज के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए अपने पति का मर्डर करवाया? सोनम के मोबाइल में एक नंबर सेव था संजय वर्मा का। सवाल उठे कि सोनम संजय वर्मा से घंटों तक क्यों बात कर रही थी? मेघालय पुलिस अब इस नए किरदार पर फोकस करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। कैसे सोनम की कॉल हिस्ट्री से मर्डर की मिस्ट्री अब और ज्यादा उलझ गई है, आपको हम आगे अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। लेकिन इस बीच सोनम से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको अपडेट दे दें। सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनम समेत 5 आरोपियों को मेघालय कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी की 8 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस 3 दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग कर सकती है। राज और सोनम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना अभी बाकी है। सोनम ने राज के लिए अपने पति राजा का मर्डर करवाया, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। अब एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है, जिससे सोनम रात रात भर लंबी बातें किया करती थी। सोनम की कॉल हिस्ट्री ने कैसे राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा दिया है, आप ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए। 25 दिन में सोनम ने किसे किया 112 बार फोन? राजा रघुवंशी की हत्या से पहले सोनम फोन पर किससे करती थी घंटों बार? राजा रघुवंशी मर्डर केस में संजय वर्मा का नाम कहां से आया? राज कुशवाहा या फिर संजय वर्मा? सोनम किससे प्यार करती थी, किससे शादी करना चाहती थी? सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची या फिर संजय वर्मा के साथ मिलकर? शिलांग पुलिस की जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह उलझते जा रही है। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, संजय वर्मा। संजय वर्मा से सोनम रघुवंशी घंटों बातें करती थी। पुलिस जांच में पता चला है कि 25 दिन में सोनम 112 बार संजय वर्मा नाम के शख्स को फोन की थी। शिलांग पुलिस की जांच जैसे ही आगे बढ़ी, सोनम की कॉल हिस्ट्री को देखकर पुलिस की जांच एक नंबर पर रुक गई। शादी से पहले और शादी के बाद सोनम इस नंबर पर लगातार बात कर रही थी। पुलिस जांच में पता चला है कि सोनम जिस संजय वर्मा नाम के शख्स से फोन पर घंटों बातें करती थी, वो नंबर संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल राज कुशवाहा करता था और सोनम किसी संजय वर्मा नाम के शख्स से घंटों फोन पर बात करती थी। वो संजय वर्मा राज कुशवाहा ही है। सोनम ने 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल के बीच संजय वर्मा के नाम से सेव नंबर पर कई बार कॉल किए। कभी कभी वो कॉल रात के 12 बजे से शुरू होकर रात के 2 बजे कट होता था। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से यह नंबर बंद हो गया। राजा रघुवंशी के पास 3 मोबाइल फोन थे जो हत्या के बाद से गायब हैं। राजा के मोबाइल फोन को किसी और ने नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ने ही गायब किया है। अब शिलांग पुलिस से काले रंग के बैग की तलाश कर रही है, जिसे सोनम रघुवंशी लेकर भागी थी, लेकिन अब तक ये बैग बरामद नहीं हुआ है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस आज सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को शिलांग के सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी। माना जा रहा है कि शिलांग पुलिस 3 दिन का अलग रिमांड फिर से एक बार ले सकती है। इससे पहले शिलांग पुलिस मंगलवार को इंदौर पहुंची, जहां देवास नाके पर सोनम जिस फ्लैट में मर्डर के 3 दिन बाद यानी 26 मई से लेकर पकड़ाए जाने के 2 दिन पहले तक यानी 7 जून तक जिस फ्लैट में रही, उस फ्लैट की तलाशी ली। मकसद साफ था, मकसद वो काला बैग पता करना था, जिस काले बैग को लेकर सोनम तमाम सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी। जिस काले बैग को लेकर वो हत्या जहां पर हुई वहां पर भी मौजूद थी, लेकिन जब वो 8 से 9 तारीख की दरमियानी रात गाजीपुर में सरेंडर करती है, अरेस्टिंग होती है, उस दौरान उसका वो काला बैग नहीं था। शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस और यूपी पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर सोनम रघुवंशी इंदौर से वाराणसी कैसे पहुंची। सोनम के पास ना तो मोबाइल फोन था, ना ही पैसे थे, तो फिर सोनम इंदौर से वाराणसी कैसे पहुंची और गोरखपुर जाने वाली बस में कैसे बैठी? शिलांग पुलिस
जो जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जांच कर रही है वो दरअसल इंदौर से 7 और 8 तारीख की दरमियानी रात जिस कार से वो बनारस तक पहुंची, बनारस तक पहुंचने के बाद वो गाजीपुर पहुंची, तो जो टैक्सी चालक के साथ साथ वो जो लड़के जो बनारस से बनारस छोड़ा जिससे वो गाजीपुर तक पहुंची, उन दो के बारे में भी जानकारी पता कर रही है। इसके अलावा सोनम के घर में बुधवार को शिलांग पुलिस ने जाकर तीनों जो घर के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत की, नेचर के बारे में जानना चाहा किस तरीके का नेचर था। इसके अलावा कुछ दस्तावेज भी ले गई उस बैग से। शिलांग पुलिस इंदौर में सोनम के पिता देवी सिंह, भाई गोविंद सिंह रघुवंशी से पूछताछ कर चुकी है। राज और सोनम के जानने वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सोनम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की तलाशी तक शिलांग पुलिस ले चुकी है। सोनम अपने घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती थी और शिलांग पुलिस को सोनम के सूटकेस से कई अहम दस्तावेज मिले हैं जो राजा रघुवंशी केस में सोनम और राज कुशवाहा की साजिश के ऊपर से पर्दा उठा सकता है। यूपी पुलिस बदमाशों को शिष्टाचार सिखाने के लिए फेमस है। क्राइम और क्रिमिनल्स को सबक सिखाने में यूपी पुलिस सबसे आगे रहती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई पुलिस पर ही लाठी डंडे बरसाने लगे तो फिर उसका क्या हाल होगा। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आजमगढ़ से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसका भी अपडेट दे दें। आजमगढ़ पुलिस पर हमला करने वाले 17 दबंग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भीड़ ने बरधा थाना प्रभारी को घेरकर लाठी डंडों से पीटा था, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 17 बदमाशों को दबोच लिया है। भीड़ के हमले में थाना प्रभारी समेत 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। लाठियों की ताबड़तोड़ आवाज, 7 से 10 दबंग लाठी भांज रहे। जमीन पर गिरे हुए एक शख्स को पीट रहे हैं। बदमाश जिसे पीट रहे हैं वो खाकी वर्दी में एक पुलिस वाला है। पुलिस वालों पर बदमाश लाठियों की बरसात कर रहे हैं। एक के बाद एक चारों तरफ से पुलिस वाले पर लाठी से वार कर रहे हैं। पुलिस वाले को बदमाश चारों तरफ से घेर कर मार रहे हैं। कोई पुलिस वाले के सिर पर सीधे वार कर रहा है, कोई पुलिस वाले के हाथ पर लाठी से अटैक कर रहा है, कोई पुलिस वाले के पैर पर दनादन लाठी मार रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है 8 से ज्यादा लोग लाठी डंडे के साथ थाना प्रभारी को खेत में गिराकर पीट रहे हैं, साथ ही गाली गलौच भी कर रहे हैं। दबंग कह रहे हैं कि मार डालो, बचना नहीं चाहिए। दबंगों से बचने के लिए जमीन पर गिरा पुलिस वाला हाथों से लाठी के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश रुकते नहीं है, पुलिस वाले को पीटते रहते हैं। बदमाश जिसे जमीन पर गिराकर लाठी डंडे से पीट रहे हैं वो आजमगढ़ जिले के बरधा थाना क्षेत्र के प्रभारी राजीव कुमार सिंह है। सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं बल्कि उनके साथ गए 5 पुलिस वालों पर भी भीड़ ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। अपनी जान बचाने के लिए बाकी पुलिस वाले भाग खड़े हुए, लेकिन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह गिर गए। पीछे से कुछ लोगों ने अंधेरे में गाड़ी के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी है उसके ऊपर पथराव किया और कुछ लोगों ने लाठी डंडों से गाड़ी जो पीछे जो प्राइवेट गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की। इसमें जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में एक पत्थर लगा है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है और इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको थाने पर वापस भेज दिया गया है और जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में चोट है और कुछ स्टिचेज आए हैं। उनको अभी यहाँ पे
जिला मुख्यालय पे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वालों पर अटैक का वीडियो बरधा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव का बताया जा रहा है। पुलिस टीम पर हमले की खबर के बाद पूरा पुलिस महकमा एक्शन में आ गया। घायल पुलिस वालों के रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त पुलिस टीम भेजी गई। पुलिस के गिरफ्त में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जो रात के अंधेरे में लाठी डंडे से पुलिस वालों पर हमला किए थे। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस अभी तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस टीम पर हमला करने वाले मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई है। दरअसल पूरा विवाद दो पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर हुआ था। दोनों पक्ष डीजे बजाने को लेकर दूसरी बार भिड़े थे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की गाड़ी को घेर लिया, गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला कर दिया और इसकी सूचना पर थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, लेकिन दबंग पुलिस को देखकर भड़क गए और दबंगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। दबंग पुलिस वालों को तब तक पीटते रहे जब तक वो अधमरे नहीं हो गए, लेकिन अब इनका हिसाब शुरू हो गया है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और अब आपको अगली रिपोर्ट दिखाते हैं अमेठी से। बुलडोजर के आगे अच्छों की हिकड़ी निकल जाती है, लेकिन यहां दबंगों ने महिलाओं की ढाल लेकर भारी बवाल मचाया। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, उससे पहले इस खबर से जुड़ी एक अपडेट देख लीजिए। प्रशासन की टीम पर हमला करने के मामले में अमेठी पुलिस ने एक्शन भी ले लिया है। पुलिस ने 5 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। महिला एसडीएम और महिला तहसीलदार अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी, साथ में बुलडोजर भी था, लेकिन दबंगों ने गांव की महिलाओं को आगे कर दिया और फिर हमला शुरू कर दिया। अमेठी में अवैध अतिक्रमण पर पीले पंजे का प्रहार हुआ तो दबंग कब्जाधारी भड़क गए। बुलडोजर चला तो दबंगों ने लेखपाल और एसडीएम पर अटैक कर दिया। दबंगों ने महिलाओं को आगे किया। महिलाओं ने एसडीएम की गाड़ी को घेर लिया। भीड़ महिला एसडीएम के साथ हाथापाई करने लगी। बवाल, हंगामा और मारपीट का ये वीडियो यूपी के अमेठी के गौरीगंज की है। बवाल, हंगामा और मारपीट का ये वीडियो यूपी के अमेठी के गौरीगंज का है, जहां दबंगों ने सरकारी जमीन के साथ एक शख्स की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। पीड़ित की शिकायत पर जब सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए राजस्व टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो दबंग भड़क गए और कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला कर दिया। चक कब्जा कर लिया, हमारा घर कब्जा कर लिया है और चक रोड भी कब्जा कर लिया है। 292, 93 सब जीएस कब्जा कर लिया है। कौन लोग हैं? उदयभान सिंह, तेजभान सिंह और सूरभान जेल में है इस समय। तो ये हमलावर उन्हीं के परिवार के? हाँ, उनकी बहन है सब और उनकी बेटी है। 2 बेटी है और 4-5 बहन है। रिश्तेदार भी उनका था, भांजा भी उनका था, ये सब थे। बुलडोजर चलते ही दबंगों के परिवार ने पथराव करना शुरू कर दिया। दबंगों ने महिलाओं को ढाल बनाकर आगे कर दिया। राजस्व टीम के साथ बदतमीजी और हाथापाई भी की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार अनुश्री और लेखपाल सिराज को चोटें आई, जबकि एसडीएम प्रीति तिवारी और दूसरे अधिकारियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सिचुएशन को कंट्रोल किया। पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। वहीं एसडीएम और लेखपाल पर हमला करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। तहसील सदर की राजस्व टीम एक भूमि विवाद के निस्तारण के संबंध में गई हुई थी। इसी बीच में आरोपी एवं उनके परिवार की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा होकर राजस्व टीम के सरकारी कार्य में बाधा डाली गई एवं उनके साथ मजामत की गई। सूचना मिलते ही तत्काल पर्याप्त पुलिस बल वहां तत्काल पहुंच करके स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया गया और इस प्रकरण में जो तहरीर प्राप्त हुई है
उसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस घटना में संलिप्त 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। एहतियातन पूरे इलाके में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कार निकालने के मामूली से विवाद में किसी का कत्ल हो जाए, सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये हुआ दिन दहाड़े। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोंटी नाम के गैंगस्टर ने थाने के बाहर रवि शर्मा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी थाने के सामने। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए तस्वीरें भी दिखाते हैं और पूरा मामला क्या है वो भी समझाते हैं। गाजियाबाद में थाने के बाहर हत्या। थाने के गेट पर बेखौफ बदमाशों ने की दनादन फायरिंग। बदमाशों ने थाने के बाहर 1-2 नहीं बल्कि 4 गोलियां मारी। थाने के बाहर रवि शर्मा नाम के शख्स को सरेआम गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी में दौड़कर भागता हुआ यह शख्स रवि शर्मा का हत्यारा है। बुधवार की रात 11:57 पर आरोपी गोली मारकर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। रवि शर्मा की हत्या कर आरोपी तेजी से भाग रहा था। मुरादनगर थाना क्षेत्र के गांव मिल्क रावली में बुधवार रात 10 बजे कार निकालने को लेकर रवि शर्मा का मोंटी और उसके साथी अजय चौधरी से विवाद हो गया था। आरोपी मोंटी और अजय चौधरी दोनों रवि शर्मा के घर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। मारपीट की शिकायत करने ही रवि शर्मा का पूरा परिवार मुरादनगर थाने पहुंचा था। तभी थाने के गेट पर मोंटी ने रवि शर्मा को घेर लिया। गाजियाबाद में मुरादनगर थाने के ठीक सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही मेरठ रोड है, नेशनल हाईवे 58, जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर वो विवाद होता है और जो विवाद है इसकी शुरुआत दरअसल मिल्क रावली गांव से शुरू हुई थी। पीड़ित है रवि, वो अपने परिवार वालों के साथ जो है थाने पर पहुंचता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये मुरादनगर थाना है, ये सामने मुरादनगर थाने का गेट है। यहाँ पर रवि और उसके परिवार वाले खड़े हुए थे और वो पुलिस में शिकायत करने के लिए कंप्लेंट लिख रहे थे। तभी उन्हें सड़क के दूसरी तरफ जो आरोपी और मोंटी और अजय हैं वो दिखाई दिए। रवि के परिवार वालों ने शोर मचाया कि आरोपी वहां पर है। इतने में आरोपी जो थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी अजय चौधरी और मृतक रवि एक ही गांव के रहने वाले हैं। अजय चौधरी रेप के आरोप में 6 महीने से जेल में बंद था और 15 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। उधर थाने के बाहर गोलीबारी और हत्या को लेकर पूरे पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। गाजियाबाद से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। थाने के बाहर मर्डर के बाद पुलिस वालों पर गाज गिरी है। एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। उपरांत परिजनों द्वारा रविंद्र शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मोंटी और उसी गांव को मोंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। अब पुलिस फरार चल रहे आरोपी मोंटी और अजय चौधरी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। गाजियाबाद से मेरठ तक पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक ऐसी घटना घटी है जिससे राजस्थान सरकार के दावे की पोल खुल गई है। राजस्थान सरकार आम लोगों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन श्रीगंगानगर में दिन दहाड़े शूटर्स ने एक बिल्डर पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। इस घटना ने साबित कर दिया कि श्रीगंगानगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चले हैं और पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। 1-2 नहीं 7 राउंड फायरिंग हुई। बिल्डर खुद को बचाने के लिए तेजी से भागा। 6 गोलियों से तो बच गया, लेकिन एक गोली पैर में लग गई। ये वारदात राजस्थान के श्री गंगानगर की है।
तस्वीरों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि शूटर्स बिल्कुल प्लानिंग करके आए थे। उन्हें पहले से पता था कि बिल्डर किस जिम में जाता है और कितने बजे जिम से निकलता है। उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि फायरिंग में बिल्डर किसी भी तरह से बच न पाए, इसलिए शूटर्स ने पहले इंतजार किया कि बिल्डर जिम से निकलने के बाद सीधे घर चला जाता है या फिर रुकता है। पहले से दो लोग जहां बैठे हैं वहीं आसपास जाकर बिल्डर खड़ा हो जाता है, मोबाइल निकालता है और किसी से बात करने लगता है। शूटर और उसके मददगार को जब लगता है कि बिल्डर अभी रुकेगा तो वो सामने की एक दुकान में जाते हैं। दुकान में पहले से ही पिस्तौल रखे रहते हैं। शूटर जाते ही फायरिंग नहीं करता है, चकमा देने के लिए पहले दोनों दुकान के काउंटर पर रुकते हैं, फिर देखते हैं कि बिल्डर फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाता है तो दुकान के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते ही शूटर बिल्डर पर फायरिंग करने लगता है। 1-2 नहीं 7 राउंड फायरिंग करता है। बिल्डर को सिर्फ पैर में एक गोली लगी, बाकी गोलियां दीवार पर जा टकराई। पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, एसपी गौरव यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल जाकर भी घायल बिल्डर से घटना की पूरी जानकारी ली। सुबह करीब 10 बजे ये घटना हुई थी, जिस पे मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची। मैं भी मौके पे गया था, साथ साथ हॉस्पिटल में जहां पर जो विक्टिम भर्ती थे उनसे भी जाकर के बात की है। इस मामले में हमारी कई टीमें लगातार लगी हुई हैं और हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जल्द से जल्द हम इस मामले का पूरा खुलासा करेंगे। एसपी गौरव यादव ने बताया कि घटना की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, कुछ सबूत भी जुटाए गए हैं। जल्द मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उन्हें व्यापारी के किसी थ्रेट के बारे में पहले से जानकारी मिली है, तो उन्होंने सभी एंगल से जांच की बात कही। इन सभी पहलुओं पर अलग अलग लोगों से बात करके डिफरेंट जो एंगल्स उस पर वर्क किया जा रहा है। जैसे ही कोई कंक्रीट कोई चीज आती है तो उसको आपको अवगत करें। पुलिस इस मामले में पंजाब के कोट कपूरा से एक आरोपी पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुरुषोत्तम ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों हमलावरों को गाड़ी में बिठाया और घटना के बाद उन्हें पंजाब के फरीदकोट तक पहुंचाया। पुरुषोत्तम ने आरोपियों के साथ मिलकर घटना स्थल की रेकी भी की थी। पुलिस इस घटना के मुख्य आरोपी के साथ साथ इस वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की भी तलाश कर रही है। राजस्थान के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी दबिश दे रही है। कल रात लखनऊ में पड़ोसियों माल के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों में यह मारपीट हुई है। घटना की जांच जारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मॉल के बाहर 2 गुटों में आपसी भिड़ंत हो गई और उसके बाद किस तरह से जमकर मारपीट हुई है। तुरंत तानफान में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के पलासियो मॉल के पास झगड़े के बाद लखनऊ पुलिस का एक्शन भी अब तुरंत हो रहा है। मॉल के बाद बनी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ में बुधवार देर रात 10:30 बजे के करीब पलासियो मॉल के पास जबरदस्त तरीके से 2 गुटों में झड़प होती है और बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मौके पर मारपीट होती है। एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं। जो चाय की दुकान पर कुर्सियां मौजूद होती हैं, उन कुर्सियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है, गाड़ियों को तोड़ा जाता है और उसके बाद मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो इसमें 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है कि बस्ती परिक्षेत्र से लखनऊ में घूमने के लिए आए थे। और विवाद सिर्फ इतना था कि चाय की दुकान के पास जो लड़के मौजूद होते हैं, जो कि लखनऊ के रहने वाले होते हैं, उनका कहना था कि जो बस्ती परिक्षेत्र से लोग आते हैं वो उनको गलत तरीके से घूरते हैं, गलत तरीके से उनको गाली देते हैं और उसके बाद मौके पर विवाद शुरू होता है। और जब विवाद शुरू होता है तो उसके बाद दोनों पक्ष से एक दूसरे के ऊपर न सिर्फ पत्थर बरसाए जाते हैं बल्कि गाड़ियों को भी तोड़ा जाता है, गाली गलौज होती है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। बस्ती से आने वाले 4 लड़कों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस की जो विधिक कार्रवाई है वो भी की जा रही है। और इसके अलावा रात में गलत तरीके से जो चाय की दुकानें या दूसरी दुकानें लगती हैं जिसमें लोगों का जमावड़ा लगता है, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि अवांछित तत्व जो होते हैं।
और अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां पुलिस ने 3 शराबियों को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मॉर्निंग वॉक पर गए एक शख्स के साथ शराबियों ने ऐसा क्या किया कि पुलिस ने तीनों शराबियों का जुलूस निकाल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग के 3 शराबी हैं। इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है। घटना दरअसल ये है कि दुर्ग के कसारीडीह में 55 साल के P.A. राव रोजाना की तरह सुबह 4 बजे टहलने निकले थे। जैसे ही P.A. राव एक स्कूल के पास पहुंचे, इन तीनों शराबियों ने उन्हें रोका और शराब खरीदने के लिए पैसों की मांग की। पैसे न देने पर शराबियों ने P.A. राव को चाकू मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। P.A. राव जो कि नगर निगम में वाहन चालक का कार्य करता है, यह रोजाना की भांति मॉर्निंग वॉक के लिए अपने निवास स्थान गुड़को से निकलकर पैदल जा रहा था कि शीतला मंदिर के पास जो विश्वदीप स्कूल है, वहां पर वंश जोशी और गिरधर कुर्रे नाम के व्यक्तियों ने इसका रास्ता रोका और इसका पीछा किया। साथ ही इससे शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। जब पीड़ित के द्वारा पैसा देने से मना किया गया तो अपने पास में रखे चाकू से उसके पीड़ित के ऊपर हमला कर दिया गया, जिससे वह घायल हो गया और पीड़ित को उसके सीने, सिर और पेट पर प्राणघातक चोट पहुंचाया गया। शराबियों ने P.A. राव के सिर, कंधे और पसली सहित 4 जगहों पर चाकू मारा है, जिससे उनकी स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पीड़ित को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था और जिसे वहां से मेघाहारा में उपचार के लिए रेफर किया गया है। प्रकरण में हत्या का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया। और अगली खबर यूपी के अमरोहा से है। लाठी डंडों और हथियारों से लैस दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा का पूरा गांव सहम उठा। मामूली विवाद को बदमाशों ने ईगो पर ले लिया, जिसकी वजह से वो एक परिवार पर कहर बनकर टूटे। अहम की लड़ाई किस तरह से हावी हो गई। लाव लश्कर के साथ दबंगों ने तमाम इंतजाम जुटाए, हथियार इकट्ठे किए और फिर पूरी तैयारी के साथ जमकर बवाल काटा। देखिए इस रिपोर्ट में। गोदाम में आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़ और भारी बवाल। घर में गदर, दहशत में चीखती चिल्लाती महिलाएं, कार में तोड़फोड़, पूरे इलाके में कोहराम। पूरा का पूरा घर तहस नहस कर दिया गया है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुछ देर पहले यहां कैसा गदर मचाया गया है। हर तरफ अफरा तफरी, हर तरफ चीख पुकार। कहीं आग लगी है तो कहीं घर का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन यह युद्ध के बाद का मातम नहीं है, मगर अमरोहा के दौलतपुर गांव में दबंगों ने जो किया वो किसी जंग से भी कम नहीं। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये आगजनी, तोड़फोड़ और कोहराम क्यों हुआ। आखिर किस बात से दबंग इतने भड़क गए थे कि उन्होंने लाव लश्कर के साथ इस घर पर हमला कर दिया। लेकिन पहले तस्वीरों का मजमून समझ लीजिए। रुई के गोदाम में आग लगी है। दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया कि पूरा इलाका सहम गया। घर के अंदर सारा सामान बर्बाद कर दिया गया। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने हमला कर दिया। महिलाएं इधर उधर भागने लगी और यह तस्वीर उस कार की है जिसकी वजह से यह सारा कोहराम मचाया गया। दबंगों ने इस कार को भी बेकार कर दिया। अब पूरा माजरा समझिए, आखिर क्यों अमरोहा के दौलतपुर गांव के इस घर में यह तबाही आई। दरअसल ये घर गांव के ही इब्ले हसन का है।
जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। घर के बाहर ही रुई का गोदाम भी है। पास के ही गांव पृथ्वीपुर के कुछ दबंगों ने इनके घर पर हमला कर दिया, जिसके बाद मानो कयामत ही आ गई। इस पूरे कोहराम की कहानी इसी कार में छिपी है, जिसे आप पूरी तरह से बर्बाद देख रहे हैं। परिवार के मुखिया इब्ले हसन का दामाद अपने ससुराल आ रहा था, तभी पृथ्वीपुर के पास उसकी कार दबंगों की बाइक से जा टकराई। मौके पर मारपीट भी हुई। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत भी कर दिया था। कि आज इनका दामाद गांव में आ रहा था, तो बीच में पृथ्वीपुर चौराहे पे दो बाइक सवार, जो पास के ही एक गांव है ग्राम पृथ्वीपुर सराय, वहां के दो बाइक सवार लड़कों के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के साथ वहां पे मारपीट हुई। उसके बाद इनके घर पे ग्राम पृथ्वीपुर सराय से लड़के यहाँ पे आए, चढ़ाई करी, यहाँ पे मारपीट। लोगों को रील का नशा ऐसा चढ़ा है कि लोग रील के लिए अपनी रियल जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। बिहार के सहरसा से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई डर गया। रील बनाने के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आया युवक ट्रेन के इंजन पर बैठकर रील बना रहा था। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 70% झुलस गया, अस्पताल में भर्ती है। एक शख्स को रील बनाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि वो रील बनाने के लिए रेल इंजन पर चढ़ गया। रील के चक्कर में वो ये भूल गया कि इंजन के ऊपर हाई वोल्टेज बिजली लाइन भी है। फिर क्या था, रीलबाज को बिजली का ऐसा झटका लगा कि रीलबाज अस्पताल पहुंच गया, जहां उसका इलाज जारी है। तस्वीरें बिहार के सहरसा की हैं, जहां एक रीलबाज ने कुछ अलग हटकर रील बनानी चाहिए, तो वो ऐसा आइडिया खोज रहा था जिससे उसकी रील पर सबसे ज्यादा व्यूज आए, सबसे ज्यादा लाइक्स और शेयर मिले। तो वो रीलबाज सीधे सहरसा रेलवे स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन पर रीलबाज ने जो किया वो हैरान करने वाला था। रीलबाज रील के लिए ट्रेन के इंजन पर जा चढ़ा, जहां पर उसके खड़े होते ही उसका सिर ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी लाइन से टच हो गया और वो युवक इंजन पर खड़े खड़े ही जलने लगा। ये तो मालगाड़ी है ना, हाँ ना, लाइन तो अभी कट गया। फिर हम लोग स्टेशन मास्टर को सूचना दिए, हमारा कर्मचारी स्टेशन पर गए, वहाँ से फिर आरपीएफ, जीआरपी, रेलवे का स्टाफ लोग आया, तो लोग बताया कि लाइन कटा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे नीचे उतारा, एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में भर्ती रीलबाज की हालत देख लीजिए। पूरे बदन पर अब कपड़ों की जगह सर्जिकल पट्टी लपेटनी पड़ी है। बिजली के झटके से युवक करीब 90% तक जल गया है। 112 की पुलिस टीम यहाँ लेकर आई और उसका अप्रोक्स 90% मोर देन 90% बर्न है, जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन है और पेशेंट को अभी रेफर करने के लायक है, लेकिन कोई भी आदमी नहीं आने के चलते हम लोग अभी यहाँ पे जो सुविधा है उसके हिसाब से बेहतर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, साथ ही अभी तक घायल युवक की पहचान नहीं की जा सकी है। पुलिस युवक के बारे में पता लगाने में जुटी है। साथ ही ये भी पता किया जा रहा है कि वो ट्रेन के इंजन पर क्या करने पहुंचा था। वहीं चश्मदीदों का दावा है कि वो रील बनाने चढ़ा था। सहरसा में रील के लिए एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो हरिद्वार में एक युवक को दोस्तों के चैलेंज देने पर बीच नदी में जाना भारी पड़ गया। सेठ का फोन आया, इसको लाई सेठ के जा आओ भाई। दोस्तों ने चैलेंज दिया तो विकास उफनाई नदी की तेज धार में कूद गया। थोड़ी देर तेज स्पीड पानी में तैरा, लेकिन फिर पानी में फंस गया। घाट के किनारे पर विकास के दोस्त हंसते रहे, वीडियो बनाते रहे, विकास को धार में तैरने के लिए चिढ़ाते रहे। ये देखो गलत होगा काम। विकास पानी की तेज रफ्तार में बहने लगा तो घाट किनारे रेलिंग पकड़ने की कोशिश करता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन विकास के दोस्त किनारे खड़े देखते रहे। देखते ही देखते विकास नदी की तेज धार में बह गया, पानी में डूब गया। बताया जा रहा है
कि सहारनपुर का रहने वाला विकास अपने 3 दोस्तों के साथ हरिद्वार घूमने गया था। सभी ज्वालापुर के गोविंदपुरी घाट पर नदी में नहाने उतरे थे। सभी नहाकर बाहर आ गए। दावा किया जा रहा है तभी विकास के दोस्तों ने विकास को घाट की रेलिंग की दूसरी तरफ नहाने और तैरने की शर्त लगा ली। फिर क्या था, विकास नदी की रेलिंग के उस पार गया जरूर, लेकिन वापस नहीं लौट सका। सूचना के बाद जल पुलिस ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया और विकास का शव नदी से बरामद किया गया, जिसे पोस्टमार्टम के बाद विकास के परिवार को सौंप दिया गया है। हमारी आपसे अपील है, रील और किसी शर्त के लिए अपनी कीमती जिंदगी को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि रील और शर्त से व्यूज और शाबाशी मिल सकती है, जिंदगी वापस नहीं आ सकती। उत्तराखंड के देहरादून में शराब पीकर गाड़ी चलाना और स्टंट करना महंगा पड़ गया। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और 3 लड़कों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। ये तीनों लड़के जिस गाड़ी से हुड़दंग मचा रहे थे, रील्स बना रहे थे, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने के लिए लगातार कार्रवाई चल रही है। आज सेक्टर 54 के आदर्श कॉलोनी पर भी बुलडोजर चल रहा है। 12 एकड़ जमीन में बनी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। ये सरकारी जमीन है। जिनकी झुग्गियों को तोड़ा गया उनको प्रशासन की तरफ से पहले ही जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद ये लोग वहीं पर रह रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन लेना पड़ा। चंडीगढ़ के सेक्टर 53 और 54 की आदर्श कॉलोनी पर चंडीगढ़ प्रशासन का बुलडोजर चला है और ये पूरा बुलडोजर जो आदर्श कॉलोनी है, जो कि 12 एकड़ में फैली हुई थी, उस पर चलाया गया है और इसका मकसद चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाना है। और आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चलाया गया है। लोग अपना सामान जो है वो यहाँ पर समेट रहे हैं। सामने आपको पोकलेन जो मशीन है वो खड़ी हुई दिखाई देगी। दरअसल ये यहाँ पर पहले ही लोगों को चेतावनी जो थी वो दे दी गई थी घर खाली करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद घर खाली नहीं किए जा रहे थे। तो आज प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई किया है। हालांकि कुछ शरारती तत्वों द्वारा खुद ही यहाँ पर आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पीछे हटाया गया है। और अब आप तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पर मलबे का जो ढेर है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है और 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, ताकि बैठक में जो ये पूरा या कार्रवाई चल रही है उसमें किसी तरह का उपद्रव जो है वो ना हो सके। पूरे जो यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं पूरे लाभ और लश्कर के साथ पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं ये खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह के पक्के मकान जो थे छोटे छोटे बना लिए गए थे यहाँ पे, और अब इन्हें खाली कराने के आदेश जो है वो प्रशासन पहले ही लगातार जो है वो कर रहे थे, लेकिन जो कि अभी नहीं खाली हुए थे तो उनको अब बुलडोजर जो है वो यहाँ पर लेकर प्रशासन जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और बाढ़ बारिश से देश के 15 राज्यों में किस तरह से हाहाकार मचा हो, उसकी तस्वीरें और रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पहाड़ हो या फिर मैदान, हर जगह आफत की बरसात हो रही है। गुजरात राज्य का सबसे बुरा हाल है। केरल, राजस्थान और बिहार में भी हालात बिगड़े हुए हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आसमानी मूसलाधार आफत आई हुई है। उत्तर भारत में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। अब साउथ से लेकर नॉर्थ और वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक एक साथ जल प्रहार हो रहा है। गुजरात में पहली बारिश में ही लोग त्राहिमाम करने लगे हैं, तो राजस्थान से लेकर असम और बंगाल में पानी का ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है। केरल तो पहले से ही पानी के थपेड़े झेल रहा है। गुजरात के बोटाद में इतनी बारिश हुई है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा है। पानी की तेज धार में मलानपुर में एक कार बह गई। देखिए कैसे भारी भरकम कार पानी पर पेड़ के पत्तों की तरह बहती जा रही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के भी हालात तेज बारिश के बाद बिगड़ गए। महात्मा मंदिर के पास अंडरपास में इतना पानी भर गया कि ये कार चलने की बजाय पानी में ही तैरने लगी। कार का ड्राइवर लाख कोशिशों के बाद भी कार को पानी से नहीं निकाल पाया। अब ये तस्वीरें देखिए, अंडरपास में कई फीट पानी भरा है, उसी में एक बस फंसी है, कार भी फंसी है, बाइक फंसी तो धक्का देकर निकालना पड़ा। हालांकि ट्रैक्टर पानी से आराम से निकल गया।
गांधीनगर में कुछ घंटों की बारिश से हालात इतने खराब हुए, सड़क धंस गई, बड़ा गड्ढा हो गया, कई जगह पूरी की पूरी सड़क ही बह गई। वहीं अहमदाबाद में तूफानी बारिश ने ऐसा कहर ढाया, पेड़ उखड़कर कार पर गिर गया, जिससे कार ध्वस्त हो गई। ये गुजरात के भावनगर की तस्वीरें हैं, जहां बारिश के बाद नारी गांव के पास जल भराव हो गया। नमक बनाने की जगह 58 मजदूर फंस गए। मजदूरों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। वलसाड में भी भारी बारिश से हालात बदतर हो गए। पूरे शहर में कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा है। स्कूटी, गाड़ियां, पुलिस की बैरिकेडिंग, सब कुछ पानी में डूब गई। वहीं टाउन बाजार में बारिश का पानी लोगों की दुकानों में भर गया, जिससे सामान खराब हो गए। गुजरात में मानसून की पहली दस्तक में ही बुरा हाल हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट के द्वार बंगाल में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। पूरा मोहल्ला पानी में डूबा हुआ है। मोहल्ले के मकानों का फर्स्ट फ्लोर जल समाधि ले चुका है। वहीं सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली भी पूरी डूब चुकी है। सड़क पर पानी नदियों की धार जैसा बह रहा है। बंगाल में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है, तो भारत में मॉनसून की एंट्री पॉइंट केरल में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोट्टायम में कभी जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां अब बोट चलानी पड़ रही है, क्योंकि सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। घरों से लेकर मोहल्ले के मोहल्ले जलमग्न हो चुके हैं। बोट से ही लोगों तक राहत बचाव का सामान पहुंचाया जा रहा है। झारखंड में भी मॉनसून एंटर हो चुका है। पहली बारिश में ही रांची में हालात बेकाबू हो गए। गलियों में, घरों में, सड़क पर कई फीट पानी जमा हो गया। यूपी में मॉनसून दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ में भी तेज बारिश हुई है। ये यूपी का श्रावस्ती है, जहां इतनी बारिश हुई है। भिनगा इलाके में नदी का पानी पुल और सड़क के ऊपर बहने लगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद हो गया। यूपी में आज 13 जिलों में तेज बारिश और 22 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बारिश से बुरा हाल है, तो गुजरात से सटे महाराष्ट्र में भी बारिश का तांडव शुरू हो चुका है। पुणे में बारिश से कई फीट पानी भर गया, जिसके बाद बारिश में ही सीवर लाइन की सफाई शुरू हो गई। आईएमडी ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो मुंबई, ठाणे और पालघर में येलो अलर्ट जारी किया है। अभी आधा जून ही बीता है और नॉर्थ में मॉनसून का आगाज ही हुआ है, और अभी से बारिश से तबाही की जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई है, अभी तो पूरा का पूरा मॉनसून सीजन बाकी है। आधा हिंदुस्तान इस वक्त जल प्रहार से त्रहिमाम कर रहा है। भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात में हालात खराब हैं, तो झारखंड में भी यही हालत है। हम आपको सरायकेला तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां चांडिल डैम का रौद्र रूप आप देख सकते हैं। किस तरह से पानी जो है वो ओवरफ्लो होने लगा है। डैम के सभी गेट इस वक्त खोल दिए गए हैं, जिसके चलते सरायकेला, खरसवा के रिहायशी इलाकों तक भी पानी आ गया है। सड़कों पर पानी आने की वजह से गाड़ियां डूब गई हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दुकान, मकान, सड़क, गांव, बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा पूरे इलाके में जमा लिया है। भारी बारिश की वजह से खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग भी फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से लगातार करा जा रहा है।